आपके मुआयने के लिए बिल्कुल तैयार है, आप तशरीफ ले आए। मधु किया आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है श्रीमान। ये मुआयना होगा 29वीं दीक्षांत परेड का। उनके हमरा नाम से परिचित रही, टी-टेक और फिर एम-टेक। सरंजाम से ही मैं अपनी जान तक निशावर करने के लिए तैयार रहूंगा। मैं कानून लागू करते वक्त बगैर मैं सच कहूंगा और हमेशा सच का साथ दूंगा। Elegantly towards the saluting base, 5 में दस्ते की क़यादत करते हुए मना जिसकी क़यादत कर रही है रिक्रूट कांस्टेबल सपना सैनी। We shall walk hand in hand, following the first contingent of the second contingent of this parade. Recruit constable Asrar Ahmad leading the march की ओर चली आ रही है रिक्रूट कांस्टेबल दीक्षा सिंह को अपने contingent के साथ। 5वीं टुकड़ी सलामी मंच के सामने से गुजरती हुई और इसके पीछे चली आ रही है 6ठी टुकड़ी आपकी रिक्रूटमेंट परेड की अपने इस कॉन्टिजेंट को लीड करती हुई। 7वीं टुकड़ी रोशन सुजानक रिक्रूट कांस्टेबल आनंद वर्मा की तरह की आदत है। इसके पीछे 8वां दस्ता आगे बढ़ता हुआ इस परेड की 10वीं टुकड़ी जिसको कमान कर रहे हैं साकिब जलाल, ठीक सलामी मंच के सामने से गुजरता ये आखिरी 10वां दस्ता। शेर कश्मीर पुलिस अकादमी की 5 की टुकड़ी आगे बढ़ती हुई खूबसूरत वर्दियां पहने स्वर लहरियां बिखेरते आज हमारे पाइपर्स आगे बढ़ते हुए रोशन की जानिब। ये रंग है शेर कश्मीर पुलिस अकादमी की 5 की टुकड़ी का। सब इंस्पेक्टर जगदीश चंद्र तालियों से जमीन आए। जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें। चंद ही दिन पहले 40 से ज़्यादा ऐसे लोगों को डिप्टी एसपी बनाया गया है। इसके लिए मैं ऑनरेबल एलजी साहब को उनकी जो हमारे अफसरों की हौसला अफजाई के लिए कोशिशें रहती हैं और जो सेंक्शन इनकी तरफ से आती है उनके लिए शुक्रिया कहना चाहता हूं। अभी आखिर में मैं ये कहना चाहता हूं कि पुलिस आवाम के लिए है और आवाम के साथ चलने के लिए है। आपके सिविक एक्शन प्रोग्राम्स भी बड़े पॉपुलर रहते हैं, उनका मैं ज़्यादा जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि उनकी तादाद बड़ी लंबी चौड़ी है। अभी परसों ही पुलिस मैराथन होने जा रही है। इस वक्त मार्टियर्स फुटबॉल मेमोरियल टूर्नामेंट कश्मीर में चल रहा है। 21 तारीख को ऑनरेबल एलजी साहब उसकी क्लोजिंग सेरेमनी में आएंगे। बहादुर जवानों और सिपाहियों को उनकी कारकर्दगी के लिए अलग अलग तरह के मेडल प्रदान किए जा रहे हैं। ऑनरेबल एलजी साहब को गुजारिश करी थी चंद ही दिनों के बाद मेडल सेरेमनी होगी जिनमें बहुत सारे बहादुर जवानों और ऑफिसर्स को मेडल दिए जाएंगे। पुलिस की मैराथन 2 दिन के बाद जम्मू में होने वाली है। इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटियाँ अभी T20 क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है कठुआ में इस वक्त और चंद ही दिनों के बाद उसकी क्लोजिंग होने वाली है। बड़ी तादाद में बच्चों को हम भारत दर्शन टूर पे जगह जगह ले जा रहे हैं ताकि उनका अपना जो दुनिया को देखने का नज़रिया उसमें बदलाव आए। भारत की वसी ताकत को, भारत की वसी साइज़ को वो देख सकें और समझ सकें कि कितने बड़े मुल्क का वो हिस्सा है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए और हम अपने शहीदों के बच्चों के लिए भी अलग अलग तरह के कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करते हैं। आज के पासिंग आउट परेड में शामिल होकर इस यादगार पल को आपके साथ साझा करने में मुझे अत्यंत गर्व की अनुभूति हो रही है।
एक सुखद संयोग है कि आज रंग भरी एकादशी भी है और आज ही से आप अपनी जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं। परेड में शामिल सभी 480 प्रशिक्षु ने सरदार पृथ्वीनंदन सिंह पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के इस ऐतिहासिक केंद्र में लंबा और चुनौतीपूर्ण प्रशिक्षण पूरा किया है। इस बेसिक रिक्रूट ट्रेनिंग में पिछले 9 महीने से आप जिस लम्हे का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे वो लम्हा अब आ गया है। अब आपको पुलिस फोर्स की विभिन्न जिम्मेदारियां संभालने का अवसर मिलने वाला है। मैं इस महत्वपूर्ण अवसर पर आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। जम्मू कश्मीर पुलिस का त्याग, समर्पण और बलिदान किसी परिचय का मोहताज नहीं है। इसलिए इस बात को अवश्य याद रखिएगा कि आप एक ऐसे पुलिस बल का हिस्सा बनने जा रहे हैं जिसने मां भारती की अखंडता की रक्षा के लिए अनगिनत कुर्बानियां दी हैं। मैं इस अवसर पर पुलिस ट्रेनिंग स्कूल कठुआ के प्रशिक्षकों तथा प्रिंसिपल साहब को उनकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने बड़ी साधना से नई पीढ़ी के पुलिस कर्मियों को योग्य बनाया है, प्रशिक्षण दिया है। साथियों, जम्मू कश्मीर पुलिस की नवीनतम पीढ़ी के रूप में आप आने वाले दिनों में अनेक चुनौतियों का सामना करेंगे। साथ ही साथ आपको जन अपेक्षाओं, जन आकांक्षाओं पर भी खरा उतरना होगा। कर्तव्य पथ पर समर्पण और कर्मठता के साथ साथ देश की अखंडता की रक्षा करें, जनता की अपेक्षाओं को पूरा करें और समुदाय की सेवा करें। ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करूंगा। नैतिक साहस के साथ इंसान कठिन से कठिन परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर सकता है। पुलिसकर्मियों से समाज कुछ अपेक्षा रखता है। उनका व्यवहार तथा कार्य प्रणाली कानून के मुताबिक हो, निष्पक्ष हो, निस्वार्थ हो। रूल ऑफ लॉ आपके लिए मात्र राजनीतिक दर्शन शास्त्र नहीं है, बल्कि कर्म क्षेत्र में ये आपका पथ प्रदर्शक है और बिना भय एवं बिना पक्षपात के कर्तव्यों का निर्वहन करने में ये आपका मार्ग प्रशस्त करेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आत्मानुशासन और सत्यनिष्ठा के साथ आप बिना झुके, बिना रुके, बिना थके समाज की प्रगति के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। मुझे बताया गया है कि सभी पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग के दौरान, जैसा प्रिंसिपल साहब अभी बता रहे थे, लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण एस्पेक्ट्स में प्रशिक्षित किया गया है। ट्रेनिंग के पश्चात अब फील्ड में आपको अपनी विविध क्षमताओं को मजबूत करने का अवसर मिलेगा। मुझे भरोसा है कि समाज एवं राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखकर आप सभी न सिर्फ ट्रेनिंग स्कूल में सीखे हुए कौशल को तराशेंगे, बल्कि अपनी कर्मठता से जम्मू कश्मीर पुलिस की समृद्ध लिगेसी, समृद्ध विरासत के उच्च आदर्शों को और भी मजबूत बनाएंगे। मैं समझता हूं पिछले कई दशकों से सुरक्षा को लेकर हमारी चुनौतियां बदल गई हैं, बढ़ी भी हैं। आतंक के जन्मदाता पड़ोसी मुल्क की वजह से पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक खतरों की श्रेणी और उसका रेंज भी बढ़ा है। अपराधों की रोकथाम, अलगाववादी ताकतों को निष्क्रिय करने और आतंकवादी गुटों के नापाक इरादों से निपटने की चुनौतियां जहां हैं, साथ साथ वर्चुअल टूल्स का सहारा लेकर समाज में अशांति फैलाने वाले विघटनकारी तत्वों से भी कड़ाई से निपटने की जरूरत होगी। आज पुलिस के जवान को पारंपरिक बैटलफील्ड के अलावा वर्चुअल वर्ल्ड में मौजूद गैर पारंपरिक खतरों पर भी
विशेष नज़र रखनी होती है। साइबर क्राइम, डिसइंफॉर्मेशन थ्रू सोशल मीडिया जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए आपने जो स्किल सीखे हैं उनके माध्यम से आपको फील्ड में रचनात्मक समाधान तलाश करने होंगे ताकि राष्ट्र विरोधी तत्वों पर दृढ़तापूर्वक कार्रवाई की जा सके। रिमोट जगहों पर बैठकर ये समाज विरोधी तत्व लॉ एंड ऑर्डर की समस्या उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं। इसलिए पूरे पुलिस बल की, खासकर नई पीढ़ी के पुलिस बल की लगातार चौकसी आवश्यक हो गई। इस बात को हमेशा ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि भविष्य में लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी हद तक टेक्नोलॉजी के कारगर इस्तेमाल पर निर्भर करेगा। टेक्नोलॉजी से अगर चुनौतियां उत्पन्न होती हैं तो उसका समाधान भी टेक्नोलॉजी में ही ढूंढना होगा। क्योंकि पुलिस कांस्टेबल फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के अलावा सरकार और प्रशासन का पब्लिक फेस भी होता है। इसलिए नौकरी के दौरान उनके टेक्निकल प्रशिक्षण और विकास पर खास ध्यान दिया जाता है। इस बात को जीवन भर एक मूल मंत्र के रूप में याद रखने की आवश्यकता होगी कि न सिर्फ कानून व्यवस्था बल्कि सरकार की छवि भी आपके प्रोफेशनलिज्म पर निर्भर करती है। जम्मू कश्मीर प्रशासन की शक्ति, उसकी क्षमता का दारोमदार आपके जिम्मेदार कंधों पर है और इसलिए आप सभी से समन्वय एवं समर्पण से कार्य करने का मैं आह्वान करता हूँ। साथियों, पिछले 3 वर्षों में जम्मू कश्मीर में काफ़ी कुछ बदला है। आवाम के बहुत से वर्ग विकास की मुख्य धारा से जुड़ने लगे हैं। सामाजिक समानता के संकल्प के प्रतीक चिन्ह अब भारी मात्रा में दिखने लगे हैं। आर्थिक वृद्धि और सामाजिक बदलाव ने जम्मू कश्मीर की नई पीढ़ी में नई महत्वाकांक्षाओं को जन्म दिया है। इस नई महत्वाकांक्षा क्रांति को पोषित करना एवं उसे सही वातावरण प्रदान करना भी हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। सपनों की निरंतरता बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि समाज के सभी नागरिक सुरक्षा के प्रति निश्चिंत हों। पिछले 3 वर्षों में हमने तरक्की का एक लंबा सफर तय किया है, लेकिन अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है। बदलाव और नवनिर्माण का जो सिलसिला चल रहा है उससे गति देने की जिम्मेदारी आपके कंधों पर भी है। आप सबको पता है, अमृतकाल में हमें G20 की मीटिंग आयोजित करने का सुनहरा अवसर मिला है। मुझे विश्वास है अपनी कर्तव्य परायणता एवं दक्षता द्वारा जम्मू कश्मीर पुलिस फोर्स प्रथम पंक्ति की इकाई के रूप में इन आयोजनों द्वारा विश्व भर में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करेंगे। पूरी दुनिया जानती है कि प्राचीन काल से ही भारतवर्ष शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और आपसी सद्भाव के मूल्यों को अपनाकर आगे बढ़ता रहा है। वसुधैव कुटुंबकम एवं परस्पर हितों की भावना को आधार बनाकर आज हमारा गौरवशाली भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है। हमारी तरक्की से बौखलाया पड़ोसी मुल्क आतंक के विभिन्न स्वरूपों को अपनी विदेश नीति का हिस्सा बनाकर हमारी प्रगति में रुकावट पैदा करने की कोशिश कर रहा है। उन चुनौतियों में सबसे बड़ी चुनौती ड्रग स्मगलिंग और युवाओं में ड्रग एडिक्शन की आदत डालने की है। आज जरूरत इस बात की है कि ड्रग स्मगलिंग जिसके द्वारा टेरर फाइनेंसिंग भी की जा रही है उसके जड़ पर प्रहार किया जाए। आज इस अवसर पर हम सबको इस बात का संकल्प लेना चाहिए कि सिर्फ टेररिस्ट नहीं बल्कि उसके सपोर्ट करने वाले को, उसे फाइनेंस करने वाले को पूरे नेटवर्क का समूल नाश करना है। और हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक टेररिज्म को सपोर्ट करने वाले एक एक एलिमेंट को पूरी तरह समाप्त नहीं कर देते। जम्मू कश्मीर एवं राष्ट्र को आप सभी से बड़ी उम्मीदें हैं। मुझे कोई शक नहीं है कि आप इन उम्मीदों को पूरा करके दिखाएंगे। एक बार मैं पुनः जम्मू कश्मीर पुलिस फोर्स का अभिन्न हिस्सा बन रहे सभी बहादुर पुलिसकर्मियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं
और भविष्य में उनके विजय अभियानों की शुभकामनाएं भी देता हूं। अभी पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह बता रहे थे कि 5 बच्चियां ये सर्वश्रेष्ठ आई हैं। पिछले 1.5 या 2 साल पहले जम्मू कश्मीर पुलिस बल में 15% का आरक्षण बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए किया गया है। आज का प्रदर्शन देखने के बाद मुझे लगता है कि डीजीपी साहब विचार करिए कि अभी प्रतिशत को शीघ्र बढ़ा देने की आवश्यकता है, क्योंकि 480 में 5 पुरस्कार अगर बच्चियां उठा रही हैं तो ये एक बात तय है कि हम किसी से कम नहीं है, किसी से आगे हैं, किसी से कम नहीं है। और इसलिए अब इस बात की ज़रूरत महसूस की जा रही। मैं तो 2 मिनट बात करके अपनी ख़त्म करूँगा। लगातार ये कोशिश हो रही है कि जम्मू कश्मीर समय की दृष्टि से कैसे इसका विकास किया जाए, और इसमें अनेक प्रयास किए गए हैं। यहाँ पर जो महानुभाव बैठे हैं मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि मोटे तौर पर जम्मू कश्मीर की 70% आबादी कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों पर अपनी आजीविका पर निर्भर करती है। मोटे तौर पर 13 लाख परिवार हैं जिनका भरण पोषण एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर से होता है। पिछले दिनों देश के वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिकों, विशिष्ट कृषि वैज्ञानिकों की एक समिति हम सबने बनाई थी। उस समिति ने 5 वर्ष में कैसे जम्मू कश्मीर की जीडीपी में कृषि का योगदान दुगुना हो सके, इसकी एक योजना बनाई है। और मुझे बताते हुए खुशी है कि उस पूरी योजना को लागू करने के लिए 5013 करोड़ रुपए का प्राविधान बजट में कर दिया गया है आने वाले 5 सालों में। और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि योजना जमीन पर क्रियान्वित हो। अगर मैं उद्योग की बात करूं तो धीरे धीरे उस दिशा में हम काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। ये सच है कि आज़ादी के बाद से लेकर और पिछले 1.5 साल पहले तक कुल 14-15 हज़ार करोड़ का निजी निवेश, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में आया था। अभी 66,000 करोड़ के प्रस्ताव हमारे पास हैं। 13,000 करोड़ के प्रस्तावों का काम जमीन पर हो रहा है। आने वाले दिनों में हमें सुनिश्चित करेंगे कि ये पूरे प्रस्ताव हकीकत में बदल सके। पर्यटन की दृष्टि से अगर देखेंगे आप तो 1,80,00,000 से ज़्यादा पर्यटक इस बार जम्मू कश्मीर में आए हैं, जो शायद अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। अनेक क्षेत्रों में बदलाव की कोशिश हो रही है। अभी एक अभियान चला था एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव, बड़ी चर्चा हुई। बार बार हमने एक बात कही थी और इसको सुनिश्चित किया गया कि किसी गरीब के साथ कोई भी कार्रवाई प्रशासन या पुलिस न करे। और मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों ने यह सुनिश्चित किया कि किसी भी गरीब आदमी को नहीं छुआ। हाँ, ये सच है कि जो ज़मीन हमें मिली है वो काफ़ी बड़ी मात्रा में, और आज मैं कहना चाहता हूँ कि ये ज़मीन दी जाएगी नौजवानों को खेलने के लिए। ये ज़मीन जिन रसूखदार लोगों ने गैर कानूनी ढंग से कब्जा किया था, उसमें बच्चों के भविष्य के निर्माण के स्कूल बनेंगे, कॉलेज बनेंगे, वहाँ लोगों के इलाज के लिए अस्पताल बनेंगे। अन्य भी जो सुविधाएं जम्मू कश्मीर की आवाम को चाहिए, वो सुविधाएं उन ज़मीनों पर बनाने का काम जम्मू कश्मीर प्रशासन करेगा। अभी एक संपत्ति कर लगाया गया है, प्रॉपर्टी टैक्स, अनेक प्रकार की बातें हो रही हैं। मित्रों, मैं केवल 2 मिनट में बात खत्म करूंगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देश के हर शहर में, हर राज्य में, हर संघ राज्य क्षेत्र में संपत्ति कर है। जम्मू कश्मीर में सबसे अंत में लगा है, सबसे बाद में लगाने वाला क्षेत्र जो है वो जम्मू कश्मीर है। लेकिन तथ्य समझने की जरूरत है। लगाते समय भी ये विचार किया गया है कि देश के बाकी शहरों की तुलना में न्यूनतम कर यहाँ लगाया जाए। और अगर मैं आंकड़े आपको बताऊं तो जम्मू शहर हो, श्रीनगर शहर हो, कठुआ शहर हो, जितने हमारे शहरी क्षेत्र हैं, इनमें कुल मकानों की संख्या 5,20,000 है। 5,20,000, जिसमें 2,06,000 घरों पर कोई कर नहीं है। ये घर 1,000 वर्ग फुट से कम के हैं। माने अगर आंकड़ा आप देखें तो 40% लोग ऐसे हैं शहरों में रहने वाले जिन पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया। अगर दूसरा आंकड़ा मैं बताऊं तो 1,000 से लेकर 1,500 वर्ग फुट के जो मकान हैं या फ्लैट हैं, इनकी संख्या 2,03,600 है। और इन पर अधिकतम कर
और वो भी जम्मू और श्रीनगर में 1000 लगने वाला है। कठुआ की अगर मैं बात करूं या बाकी म्यूनिसिपैलिटीज की बात करूं तो ये 2,03,600 में से 80% ऐसे लोग हैं जिन्हें वर्ष में 600 रुपया देना है। एक वर्ष में 600 रुपया माने 50 रुपया महीना। तो मोटे तौर पर 80% लोग इससे बाहर हैं। अगर मैं कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज की बात करूं, व्यावसायिक भवनों की बात करूं, तो जम्मू कश्मीर के पूरे शहरी क्षेत्र में 1,01,000 व्यावसायिक भवन हैं। उसमें 46,000 से ज़्यादा भवन ऐसे हैं, व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स ऐसे हैं जो 100 वर्ग फुट के कम, 100 वर्ग फुट 100 स्क्वायर फीट से कम है, और इन पर वर्ष भर में 600 रुपये से भी कम टैक्स लगना है। 1,01,000 में से 46,000, 1,10,000 में ऐसे हैं जिन पर वर्ष में 600-700 से भी कम लगना है, और 30,000 सरदार जी ऐसे हैं जिन पर 2,000 से कम लगना है। लेकिन अब मल्टीप्लेक्स बना है, किराया महीने में हम 10 लाख लेंगे और कॉरपोरेशन को 5,000 टैक्स नहीं देंगे, ये व्यवस्था कैसे चल सकती है? मित्रों, मैं यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित नागरिकों से कहना चाहता हूँ, आवाम के लिए, आम आदमी के लिए दरवाजे खुले हैं। चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, सिपाही हो, वैज्ञानिक हो, व्यापारी हो, उसकी कोई वाजिब समस्या है 24 घंटे सुना जाएगा। लेकिन कुछ लोगों ने कानून का दुरुपयोग करके अपनी 5-5 पीढ़ियों के लिए जो दौलत कमाई है, वो चाहते हैं कि आवाम को भड़का करके अपने हितों का स्वार्थ साधन करे। ऐसे लोगों को इजाजत कतई नहीं दी जा सकती। वो जमाना चला गया, ये बाप के इशारे पर सब कुछ हुआ करता था। आप कानून का दुरुपयोग अपने और अपने परिजनों के लिए करते थे, जम्मू कश्मीर के आम आदमी के लिए नहीं करते थे। अब बदलाव आ गया है। प्रशासन जम्मू कश्मीर के 1,30,35 लाख लोगों के लिए चलेगा, 1,000-2,000 विशेष लोगों के लिए नहीं चलेगा। ये बात कहते हुए आज प्रशिक्षित हुए हमारे प्रशिक्षुओं को मैं हृदय से शुभकामना देते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।